गांव का एक पतला सा दुबला सा लड़का, बहुत ही होशियार, बहुत ही होनहार, कुछ बनने के लिए आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर शहर की तरफ जाता है। शहर में खूब मेहनत करता है और एक दिन लौट कर आता है। दोस्तों, वो गांव लौटता तो है लेकिन ज़िंदा नहीं, एक लाश बनकर, कई टुकड़ों में। जी हाँ दोस्तों, मैं यतिन राय कक्कड़ आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही दर्दनाक है। ये बात है ज़िला मुरादाबाद की, तहसील बलेहड़ी के पास एक गांव पड़ता है। वहाँ का एक लड़का रहने वाला है जिसका नाम योगेश है। यह घर में 6 सदस्य हैं, 2 बड़ी बहनें हैं, माता पिता हैं, एक छोटा भाई है। घर में क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पढ़ा लिखा है, इसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और सभी को इसी से उम्मीद है कि योगेश एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा और अपनी परिवार की जो आर्थिक तंगी है उस स्थिति को भी सुधारेगा। योगेश हमेशा से ही बहुत करियर ओरिएंटेड रहा है। योगेश खूब पढ़ाई लिखाई करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो घटना है ये लगभग अब से 10 से 11 वर्ष पुरानी है। लगभग 2008-2009 के आसपास की ये घटना है और यह एक सच्ची घटना है जिससे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ताल्लुक़ रखता हूँ। थोड़ी सी जानकारी मुझे बहुत पहले भी इसके बारे में थी। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दर्द है इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं। योगेश तैयारी कर रहा होता है कुछ एग्ज़ाम्स की और वह चाहता है कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, जिससे कि उसके परिवार की, उसकी समाज में कुछ इज्जत बने, कुछ वैल्यू बने और समाज एक दिन कहे कि हाँ, योगेश ने पढ़ लिख कर बड़ा काम कर दिखाया। इस पढ़ाई लिखाई की, अधिकारी बनने की पीछे भी एक कहानी है। यह उसके दिमाग में कब से बैठता है कि मुझे अधिकारी बनना है। एक बार उसके गांव में कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था कुछ लोगों का, तो वह देखता है कि गांव के अंदर एसडीएम आते हैं। एसडीएम, आप दोस्तों आप जानते हैं कि एसडीएम अपने आप में एक बहुत अच्छा ओहदा होता है, एक बहुत बड़ा पद होता है। यूपीएससी क्लियर करके जो है एसडीएम बनते हैं। तो योगेश उस समय 11वीं क्लास में था और वह जब देखता है कि एसडीएम साहब की गाड़ी आती है, लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं, गाड़ी के साथ पुलिस वाले भी आते हैं और जो रौब वो देखता है एसडीएम का, जो पावर वो एसडीएम की देखता है, तो कहीं ना कहीं मन में ठान लेता है कि मुझे भी एक ऐसा ही अधिकारी बनना है और वहीं से वो अपनी पढ़ाई में बहुत सिंसियरिटी के साथ लग जाता है। खैर दोस्तों, योगेश उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होता है। ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर ली होती है और गांव में रहकर ही वो अपनी तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम्स भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर योगेश तैयारी तो कर रहा है, एग्ज़ाम भी दे रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा 1 या 2 नंबर से हर बार रह जाती है, जिससे योगेश लगातार निराश भी होता जा रहा था। योगेश अपने दोस्तों से डिस्कस करता था, परिवार से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। थोड़ा जो है थोड़ा शाई किस्म का लड़का था, थोड़ा चुप रहने वाला इंट्रोवर्ट लड़का था। तो योगेश अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि मेरा 2-3 पेपर जो है 1 या 2 नंबर से रह गए और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आगे की तैयारी कैसे करूँ। तो उसके जो अच्छे दोस्त होते हैं वो सलाह देते हैं कि योगेश, तुम एक काम करो, तुम गांव में रहकर तैयारी नहीं कर पाओगे, यहाँ पर तो सुविधाएं भी नहीं है, लाइट भी प्रॉपर नहीं आती है, तो एक काम करो, तुम दिल्ली चले जाओ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली रहकर तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली में एक जगह पड़ती है मुखर्जी नगर, तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर रहो कुछ दिन और कोचिंग भी कोई अच्छी सी ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी ही तैयारी और करनी है। तुम उस पड़ाव पर हो जहाँ पर तुम आखिरी सीढ़ी से बस 2 कदम दूर हो और वो जिस दिन आखिरी सीढ़ी तुमने 2 सीढ़ी और चढ़ गए तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात सुनकर योगेश मोटिवेट होता है, लेकिन उसके मन में एक परेशानी ये जन्म ले लेती है कि आखिर मैं दिल्ली में सर्वाइव कैसे करूँगा, कौन मुझे दिल्ली भेजेगा, कैसे मैं वहाँ के खर्चे उठा पाऊँगा और कोचिंग की फ़ीस कौन देगा। खैर, योगेश अपने आप को तैयार करता है, सोचता है और अपने घर वालों से सलाह करता है।
वह अपने माता से, अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे दिल्ली जाकर तैयारी करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ और मैं कोचिंग लूँ और मैं तैयारी करूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई परीक्षा मेरी उत्तीर्ण हो जाए, मैं सिलेक्शन ले जाऊँ और जिससे कि मैं आगे जो है सारी चीज़ें ठीक कर सकूँ। यह बात सुनकर घर वाले कहते हैं कि बेटा दिल्ली हम तुम्हें कैसे भेज पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी खेती है हमारी, उससे इतना नहीं कमा पाते कि घर का गुजारा भी ठीक से हो पाए। तुम्हारे दिल्ली के खर्चे आखिर किस तरीके से हम वहन कर पाएंगे, कि तुम यहीं रहकर तैयारी कर लो, आसपास मुरादाबाद ज़िले में कोई कोचिंग देख लो। घर वाले थोड़ा सा यहाँ पर असहज भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह मुरादाबाद से कभी बाहर नहीं गया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। फिर से योगेश अपने आप को तैयार करता है, सलाह करता है और सोचता है कि नहीं, यहाँ रहकर तो तैयारी नहीं हो पाएगी, दिल्ली जाना ही पड़ेगा। योगेश उसकी एक तरकीब निकालता है अपने दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करके। योगेश फिर से अपने पिताजी से बात करता है और योगेश कहता है कि पिताजी मैं दिल्ली जाऊंगा और आप खर्चे की चिंता ना करें, मैं ट्यूशन पढ़ाकर, कुछ होम ट्यूशन देकर मैं खर्चा निकाल लूँगा और मैं कुछ दोस्तों से ही मदद ले लूँगा और वहाँ पर मैं एक कोचिंग ज्वाइन करूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं खर्चे का बोझ आप पर नहीं डालूँगा। यह सुनकर उसके पिता की आंख भर आती है कि बेटा तुम इतना सब कुछ सोच रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम निराश ना हो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं करेंगे, जितना बन सकेगा हम तुम्हें महीने पर खर्चा भेजते रहेंगे। और बेटा जाओ, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, कुछ बनकर ही लौटना। योगेश का मनोबल मान लो बढ़ गया हो पिताजी के कहते ही। योगेश अपने आप को तैयार करता है। तभी हाल फिलहाल का ही जो है एक ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेता है और योगेश दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचकर जहां पर उसके मित्र के कुछ दोस्त वहां रह रहे थे मुखर्जी नगर में, उनसे मिलता है। वह उसकी रहने की व्यवस्था करा देते हैं। धीरे धीरे योगेश ट्यूशन भी पकड़ लेता है, ट्यूशन पढ़ाने लगता है, थोड़ी कमाई शुरू हो जाती है। जैसे ही योगेश की थोड़ी कमाई शुरू हो जाती है, वह एक अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर लेता है और योगेश मानो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। योगेश बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था। जिस कोचिंग में योगेश ने दाखिला लिया था, वहाँ पर वह सबसे होनहार छात्र बनकर उभर रहा था। उसके शिक्षक भी बहुत खुश थे, उसके साथ वाले बहुत प्रेरित करते थे उसको कि एक दिन योगेश कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा और जल्द ही वो दिन आने वाला है। क्योंकि योगेश की गति बहुत तेज़ थी, वह लगातार पढ़ता था, वह लगातार जो है अपने आप को मंथन करता था और परीक्षा के लिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। योगेश का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। योगेश के अंदर मान लो सकारात्मकता फूट फूट के भर गई थी। ऐसी शख्सियत योगेश ने अपनी बना ली थी। एक ओरा योगेश ने बना लिया था, बहुत पॉजिटिव ओरा। मान लो योगेश एक चुंबक बन गया हो, जैसे चुंबक की तरफ लोहा भागता है आकर्षित होकर, ऐसे ही योगेश की तरफ सब भाग रहे थे आकर्षित होकर। मान लो योगेश चुंबक है और बाकी सब लोहा हैं। क्यों? क्योंकि योगेश पढ़ाई में सबकी सहायता करता था। योगेश को बेहतर जानकारी हो गई थी। योगेश का ज्ञान इतना बढ़ गया था कि सब योगेश के आसपास रहना चाहते थे, उससे कुछ सीखना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ से कहानी और आगे बढ़ती है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति को फेम मिलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, थोड़ा जो है अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यही योगेश के साथ हुआ, क्योंकि योगेश के कई दोस्त बने थे। उन्हीं दोस्तों में योगेश की एक खास दोस्त बनी थी जिसका नाम था रचना। रचना से उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों साथ बैठते थे, धीरे धीरे साथ घूमने फिरने भी लगे और आगे चल के दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। जी हाँ, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। कोचिंग ख़त्म होने की ओर थी। योगेश कुछ परीक्षाएं भी दे चुका था। परीक्षा देकर उसको लग रहा था कि हाँ, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को लग रहा था उसको सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग ख़त्म होती है, रचना अपने घर चली जाती है और योगेश अपने घर नहीं जाता। वो वापस मुखर्जी नगर, जिस कमरे में वो रहता था, वहीं आकर तैयारी करने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी बड़ी बारीक तरीके से, क्योंकि रचना अपने घर एक हेल्दी माहौल में जा चुकी थी, सबसे बातचीत करती थी, घर के 10 कामों में भी बिजी रहती थी। इधर योगेश अकेला कमरे में पढ़ाई करता था। दोनों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन वो बात का सिलसिला थोड़ा कम होने लगा, वह समय घटने लगा, क्योंकि रचना अपने घर में थी
और कामों में भी समय दे रही थी, लेकिन योगेश के दिमाग में सिर्फ रचना ही बैठी हुई थी। वो पढ़ाई करता था या रचना के बारे में सोचता था। रचना और योगेश के बीच में थोड़ी दूरियां होने लगी। कारण वही, रचना घर में है और यह अकेला रूम में है अपने। रचना किसी शादी में जा रही है, रचना किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जा रही है, रचना के घर में मेहमान आए हैं। क्या हुआ है कि रचना बिजी है। योगेश इस बात को लेकर बहुत पॉजिटिव होने लगा कि रचना मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, रचना मुझसे बात नहीं करती है, मुझसे मिलने नहीं आती है। इस चीज़ को लेकर और अंदर ही अंदर चिंतित होता जा रहा था और उसके अंदर एक नकारात्मकता जन्म लेती जा रही थी जो योगेश को बहुत ही खोखला करती जा रही थी। तो दोस्तों, समय का पता नहीं चला कि कब में योगेश इतना कमज़ोर पड़ता जा रहा था कि वह खुद को संभाल ही नहीं पाया। पढ़ाई की तरफ से उसका ध्यान हट चुका था। घर से फ़ोन आते थे, वो घर पे बात ठीक से नहीं करता था। दोस्त उससे बात करना चाहते थे, दोस्तों से बात नहीं करता था। योगेश डिप्रेशन में जा चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। इसी दौरान योगेश की एक परीक्षा हुई थी जो यूपीएससी मेंस की परीक्षा थी। योगेश ने वो परीक्षा दी। परीक्षा, दोस्तों का कहना था कि परीक्षा उसकी अच्छी ही हुई होगी, चाहे योगेश कितना ही डिप्रेशन में हो, लेकिन योगेश को इतना भी विश्वास नहीं रहा था। उसका आत्मविश्वास इतना डिग चुका था कि वह ये मान कर बैठ गया था वह परीक्षा में पास नहीं होगा। तो दोस्तों, रचना को खोने का विचार उसके दिमाग में चल रहा है, यहीं परीक्षा में फेल होने का विचार भी उसके दिमाग में जन्म ले चुका था। इन दोनों चीज़ों ने उसके मन में एक ऐसी नकारात्मकता की खाई पैदा कर दी जिससे वह उभर नहीं पाया, जिसमें वह गिरता ही चला गया। या हो सकता है कुछ और भी कारण रहे हों, लेकिन योगेश अपना आत्मबल, अपना आत्मविश्वास खो चुका था। खैर, एक दिन आता है जब होली आसपास ही होती है, घर से फ़ोन आते हैं कि योगेश, छोटा भाई फ़ोन करता है कि भैया आप होली पर घर आओगे। योगेश कहता मैं देखूंगा, मैं शायद ना आ पाऊँ, क्योंकि योगेश का मन ही नहीं लग रहा था, ना परिवार में, ना दोस्तों में, ना पढ़ाई में। तो योगेश मना करता है, उसका भाई जिद करता है, बार बार फ़ोन करता है। तो योगेश सोचता है कि चलो मैं घर चला जाता हूँ। कुछ दोस्त भी समझाते हैं, अरे घर चले जाओ, थोड़ा सा मन लगेगा। तो योगेश अपने घर जाने के लिए मुरादाबाद की एक ट्रेन का टिकट कराता है। ट्रेन का जो अराइवल था लगभग 4 बजे शाम का था। शाम को 4 बजे उसे स्टेशन पर पहुंचना था। 5 या 6 बजे तक योगेश अपने गांव पहुंच जाता। घर वाले सब खुश थे कि योगेश भैया आ रहे हैं, योगेश आ रहा है और जो है धूमधाम से होली मनाएंगे। और सबको योगेश से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। शायद यह इस उम्मीदों के तले भी शायद वो दबता जा रहा था, क्योंकि लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी उससे। योगेश मुरादाबाद पहुंचता है 4 बजे की ट्रेन से, लेकिन समय बीतता चला जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे योगेश अपने घर, अपने गांव नहीं पहुंचता। रात हो जाती है, सब चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, उस समय मोबाइल फ़ोन का इतना चलन नहीं था, तो योगेश के पास भी मोबाइल नहीं था, क्योंकि वह बहुत सिंपल सा बड़ा आम लड़का था। अपने दोस्तों के मोबाइल से ही घर पर बात कर लिया करते था। तो सब उसकी जब 12 के आसपास का समय हो जाता है, 12-1 बजे का, यानी आधी रात के आसपास का समय हो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए लोग निकल पड़ते हैं घर से, गांव से। कोई गांव के रास्ते जाता है, कोई शहर के रास्ते जाता है, कोई स्टेशन की ओर जाता है। सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन योगेश नहीं मिलता। सुबह हो जाती है, परिवार इंतज़ार कर करके परिवार वालों की आंख भर आती हैं, परेशान हो जाते हैं। सुबह के समय तभी पुलिस योगेश के घर आती है। एक सिपाही योगेश की माताजी से बोलता है कि क्या यह योगेश का घर है? उसकी माताजी कहती हाँ, ये योगेश का घर है। कि आप कौन हैं? कि मैं योगेश की माँ हूँ। कि और कौन है घर में? कि योगेश के पिताजी यहाँ के, बुलाइए। योगेश के पिताजी को बुलाते हैं। योगेश के पिताजी को सिपाही बताता है कि आप योगेश आपका पुत्र है? वो कहता है हाँ मेरा पुत्र है। फ़ोटो दिखाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं कि हाँ यही आपके पुत्र की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। यह सुनते ही मान लो परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा हो। रो रो कर जो है बुरा हाल उसकी माँ का हो जाता है। उसके पिता जैसे बेहोशी की हालत में नीचे गिर पड़ते हैं। छोटा भाई किस तरीके से प्रकरण को समझ पाता है। बहनें घर से निकल कर आती हैं और चीख पुकार मच जाती है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, किसी तरीके से लोग आसपास के लोग आ जाते हैं, संभालते हैं कि उनको कि क्या हुआ, समझते हैं, उनको संभालते हैं। फिर पुलिस के साथ चले जाते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि शव को बरामद कर लीजिए, कुछ सरकारी औपचारिकता करके
शव को बरामद कर लीजिए। कुछ लोग, छोटा भाई, उसके पिता पुलिस रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, उधर रेलवे स्टेशन से जानकारी लेते हैं, थाने पहुंचते हैं, कुछ सरकारी औपचारिकता करने के बाद, शिनाख्त करने के बाद शव को घर ले आते हैं। मानो पूरा गांव ही गमगीन हो गया हो, क्योंकि योगेश था ही ऐसा, बहुत अच्छा लड़का था। पूरा गांव गम के सागर में डूबा हुआ था, उसके शव के आने की इंतजार कर रहा था, चीख पुकार मची हुई थी। खैर, शव को घर लाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद योगेश के कुछ दोस्त जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे, वह योगेश के गांव आते हैं। योगेश के गांव आते हैं क्योंकि योगेश का कुछ सामान उसके कमरे पर ही था, जैसे उसका बैग, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसके खाने पीने के कुछ बर्तन, ऐसा सामान लेकर कुछ योगेश के घर पहुंचते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और उसके दोस्त जो है योगेश के एक भैया को ढूंढ रहे होते हैं, जिनका नाम अजय है। वह रोडवेज में क्लरिकल पोस्ट पर तैनात थे, क्योंकि उनको इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि योगेश उनकी बड़ी तारीफ़ किया करता था कि मेरे भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समझते हैं, मैं हर बात उनसे शेयर करता हूँ। तो दोस्त, योगेश के दोस्त पूछते हैं कि अजय भाई साहब कहाँ मिलेंगे। कोई बताता है कि यही अजय हैं। तो वो उनसे मिलते हैं, वे बड़े मैच्योर इंसान थे, उनसे मिलते हैं, बताते हैं कि आपकी बहुत तारीफ़ किया करता था योगेश। यह कहने पर योगेश के भैया कहते हैं कि हाँ, योगेश बहुत अच्छा लड़का था, कि मैं उसके बहुत करीब था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि योगेश जैसे लड़के ने ऐसा इतना बड़ा कदम, इतना घोर अपराध क्यों कर दिया, अपने परिवार को ऐसे रोता बिलखता क्यों छोड़ गया। वह तो बहुत आत्मविश्वासी लड़का था, बड़ा होनहार लड़का था, वह ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। यह सब पूछने पर उसके दोस्त कुछ बातें बताते हैं उसके और रचना के बीच की, जो मैंने आपको बताई। इन सब बातों से उसके भैया को पता चलता है कि हाँ, यह सब कुछ घटना घटी होगी और योगेश इस कारण से डिप्रेशन में चला गया। तो उसके भैया को दुख होता है कि योगेश ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, काश मुझे ये बात बता देता तो मैं उसे कुछ ऐसा कदम उठाने से रोक लेता, मैं उसे कुछ समझा देता, मैं उसके पास चला जाता, मैं उसको कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन से उभारने की कोशिश करता। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। काश तो काश होता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? यह कहानी सुनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दे, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। हमारे देश का युवा जो है, हमारे भारत का युवा, मेरा युवा साथी, जो कई बार इतना नकारात्मकता में घिर जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि वह अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को, अपने पड़ोस को, सबको भूल जाता है और इतना बड़ा कदम उठा लेता है, जीवन ही छोड़ देता है, दुनिया ही छोड़ देता है। अरे छोड़नी है तो बुरी आदतें छोड़ो। आत्महत्या करना वीरों का काम नहीं, आत्महत्या करना कायरों का काम है। यह काम, मेरी अपील है कि यह काम कभी कोई ना करे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको साइंटिफिक एक बात भी बताना चाहता हूँ। ये सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है, ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए सर पर हावी होती है। उस 10 सेकंड के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, अपने परिवार के बारे में सोच ले, अपने करियर के बारे में सोच ले, अपने भाई बहनों, दोस्तों, माता पिता के बारे में सोच ले, तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। आज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।